Hello, my shimmering star. I am Amika Daya. Welcome you all to this amazing platform of Tutors Theory. Today we are going to discuss about how what kind of education system we are dealing with after independence. कौन से कमीशन आए, किन की क्या रिकमेंडेशन थी और कैसे हमारी एजुकेशन सिस्टम बेटर हुआ. तो आज के जो चैप्टर है हमारा वो है यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन, जिसे बोला गया है राधा कृष्णन कमीशन, क्योंकि ये डॉक्टर राधा कृष्णन सर्वपल्ली की ने ही अपनी रिकमेंडेशन पे ये कमीशन लाए थे. और ये कमीशन कब आया था? इट जस्ट केम जस्ट आफ्टर आवर इंडिपेंडेंस. हम जैसे ही स्वतंत्र हुए उसके बाद जो हायर एजुकेशन है उसको बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग करने के लिए जो थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी लेके आए थे. हमारी इंडिपेंडेंस के जस्ट बाद आने वाला कमीशन है. First significant step which Government of India took was appointment of the University Education Commission under chairmanship of Dr. सर्वपल्ली राधाकृष्णन. क्या कह रहे हैं कि जैसे ही हमारे गवर्नमेंट इंडिया ने अपनी गवर्नमेंट बनाई तो उन्होंने यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन के लिए किन्हें चेयरमैनशिप दे दी थी? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, अ डिस्टिंग्विश्ड फिलोसोफर, जो फिलोसोफर भी थे, एजुकेशनिस्ट थे, फॉर्मर वीसी थे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के, और भारत के सेकंड प्रेसिडेंट भी बने. नेक्स्ट, दिस कमीशन इज ऑल्सो नोन एज राधाकृष्णन कमीशन. इस कमीशन को राधाकृष्णन भी कहा जाता है. आई थिंक आपको समझ आ गया होगा इन्हें राधाकृष्णन कमीशन क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की रिकमेंडेशन में या चेयरमैनशिप में आया था. इट वॉज द फर्स्ट एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया. देयर वर 10 मेंबर्स इन द कमीशन. अभी तक मैंने आपको क्या बताया है कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के चेयरमैनशिप में आया था, जो सेकंड प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं हमारे इंडिया के, और ये इंडिपेंडेंस के जस्ट आफ्टर आया था. इसमें कितने मेंबर की कमेटी थी? 10 मेंबर की. टू एम ऑफ राधाकृष्णन कमीशन वाज टू रिपोर्ट एन इंडियन एजुकेशन and suggest improvement and extension that may be desirable to suit present and future requirement of the country. मतलब ये रिपोर्ट क्यों लाई गई थी? मैंने अभी कहा कि आफ्टर इंडिपेंडेंस हमारी एजुकेशन सिस्टम कैसे कार्य करेगी उस चीज के लाने के लिए. दूसरा कि हमारी कंट्री के फ्यूचर की क्या रिक्वायरमेंट और प्रेजेंट एजुकेशन सिस्टम को हम कैसे सूट कर पाएंगे, हम ऐसी रिकमेंडेशन लेके आए हैं. टर्म्स ऑफ रेफरेंस. The term and reference of this commission was also to study prevailing condition of Indian university and to make recommendation to raise standard of higher education. ये मैंने आपको बता दिया कि क्यों लेके आए थे, क्योंकि हायर एजुकेशन के स्टैंडर्ड को हाई करना चाहते थे. अब मैं मोस्ट प्रोबेबली अपनी किसी भी वीडियो में वर्ड टू वर्ड नहीं पढ़ती हूँ. आई जस्ट वॉन्ट टू गिव यू द क्रक्स. बट एक स्टूडेंट का कमेंट आया था कि मैम आप प्लीज हमें पहले जो लिखा हुआ है वो बताइए, उसके बाद समझाइए, तो इससे हमें ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा. तो देखते हैं कि बच्चों का क्या रिस्पॉन्स रहता है. और अगर आपको ऐसे समझ आता है ज़्यादा कि मैम पहले आप रीड आउट करिए फिर उसको मीनिंग को समझाइए, तो भी मुझे आप कमेंट करके ज़रूर बता देना कि यस मैम ऐसे ज़्यादा समझ आ रहा है. सो हम बात कर रहे थे टर्म्स ऑफ रेफरेंस की कि किन किन चीज़ों पे, मतलब क्या नीड थी इनकी. To study the contemporary Indian university and to find out their shortcomings. कि अब तक इंडियन यूनिवर्सिटियां जो हम भारतीय विश्वविद्यालय हैं वो क्या अध्ययन करा रहे थे, क्या पढ़ा रहे थे यूनिवर्सिटीज में, और उनके क्या ड्रॉबैक रह गई हैं. टू गिव सजेशन अबाउट एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंसेस. क्या प्रशासन रहेगा और कैसे हम अपने फाइनेंसेस को मेंटेन कर सकते हैं, उसके बारे में भी बात की गई है. टू डिटरमाइन द एम ऑफ हायर एजुकेशन. हमें अगर उच्च शिक्षा मिल रही है तो उसका उद्देश्य क्या है, ठीक है. टू गिव द ओपिनियन रिगार्डिंग द मीडियम की क्या बात रहेगी. टू रेज द टीचिंग स्टैंडर्ड. ये मैंने आपको अभी बता दिया कि हमारे जो भी टीचिंग हो रही थी हायर लेवल पे वो इतनी अच्छी नहीं हो रही थी, क्योंकि बहुत अच्छे वोकेशंस नहीं मिल रहे थे, अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड नहीं हो रही थी. तो हमें कौन कौन सी चीजें हैं जो चेंज करनी है, उसके लिए भी ये कमीशन आया था. टू प्रेजेंट प्लान ऑफ वेलफेयर स्टूडेंट. विद्यार्थियों के कल्याण की योजनाएं बनाई जाए. सोल्यूशन. जो बच्चे अनुशासनहीनता करते हैं उनका हम सोल्यूशन निकाले. टू फाइंड द सोल्यूशन अबाउट इनडिसिप्लिन अमंग द स्टूडेंट. कि क्या ऐसे रीजन है कि बच्चे अनुशासन नहीं कर रहे हैं या अनुशासनहीनता दिखा रहे हैं. टू गिव सजेशन रिगार्डिंग द अपॉइंटमेंट, द पे स्केल, सर्विस कंडीशन ऑफ टीचर.
मतलब यहाँ पे टीचर्स के बारे में भी बात की गई है कि टीचर का पे स्केल क्या रहेगा, कैसी सर्विसेज उन्हें प्रोवाइड की जा रही हैं, क्योंकि टीचर भी एक बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। विदाउट टीचर तो टीचिंग होगी ही नहीं ना। टू प्रेजेंट प्लान ऑफ वेलफेयर, अच्छा ये हो गए हैं। टू द कोर्स स्टडी इन द यूनिवर्सिटीज विद स्पेशल रेफरेंस टू द मेंटेनेंस of sound balance between humanities, science and pure science technology and duration of such courses। मतलब क्या कह रहे हैं कि यूनिवर्सिटीज के अंदर हम सबको पता है कि अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं, वो चीज़ें भी यहीं से बताई गई थी कि हर एक यूनिवर्सिटीज में अलग अलग डिपार्टमेंट्स होंगे कि ये साइंस का है, ये कॉमर्स का है, ये आर्ट्स का या ह्यूमैनिटीज का है। इसके बाद भी कोर्सेज होते हैं, दैट इज टेक्निकल कोर्स हो सकते हैं, वो वोकेशनल कोर्स हो सकते हैं। तो इन कोर्सेज की भी अलग से बात की गई है या इनका भी अलग से आपको एक टर्म ऑफ रेफरेंस बतानी पड़ेगी। द प्रोविजन ऑफ एडवांस स्टडी इन इंडियन कल्चर, हिस्ट्री, लिटरेचर, लैंग्वेज, फिलोसफी एंड फाइन आर्ट्स। जो भारतीय संस्कृति है, अपने इतिहास, अपने साहित्य, अपनी भाषाओं और जो ललित कलाएं हैं, जो हमारी कल्चर्स हैं, हमारी फाइन आर्ट्स हैं, उनके बारे में भी प्रोविजन की गई है कि इनको भी पढ़ाया जाएगा। The discipline of students, hostel, organization of tutorial work and other action which is essential for the students and any comprehensive inquiry into all aspects of university education and advanced research of India। देखो, बच्चों के डिसिप्लिन के बारे में बात हुई है, बच्चे रहते हैं अगर वहीं पे तो हॉस्टल्स के कैसे होंगे, ट्यूटोरियल मतलब ट्यूटर्स कैसे पढ़ाएंगे और क्या क्लासेस की ड्यूरेशन रहेगी, असेंशियल चीजें कौन कौन सी हैं जो हमें अपने बच्चों को प्रोवाइड ही करनी है, और इसके बाद अगर बच्चा रिसर्च में जाना चाहता है तो आप कैसे डील करोगे। ठीक है, ये 11 टर्म ऑफ रेफरेंस मैंने आपको बताई हैं कि ये हमारी नीड थी यूनिवर्सिटी एजुकेशन की, जो हम या हायर एजुकेशन की, जो इस रिकमेंडेशन के बाद हम देखने वाले हैं कि क्या क्या काम करा है। देखो, कोई भी कमीशन कब आता है, जब जरूरत होती है कि भाई ये हमारी नीड है और ये फुलफिल नहीं हो रही है। अगर पीछे वाला सारा काम बहुत अच्छा चल रहा है तो देखो, अगर आपको बहुत अच्छी हवा पंखों से ही मिल रही है तो आप नहीं लाओगे एसी, ऑब्वियस, आप क्यों पैसा खर्च करोगे। बट अगर आपका काम नहीं चल पा रहा है, आपको जो वो एम अचीव करने हैं कि आपको गर्मी ना लगे, वो एम आप नहीं अचीव कर पा रहे हो, तो ऑब्वियस आप शिफ्ट करोगे कि मुझे ये चीज और चाहिए। नेक्स्ट है मेन रिकमेंडेशन ऑफ राधा कृष्णन कमीशन। याद रखना, आप इसे यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन भी बोला जाता है, और ये कब आया था, 1948 to 49। हायर एजुकेशन शुड बी केप्ट इन द कॉन्करेंट लिस्ट। हाँ, सबसे पहली रिकमेंडेशन ये थी, देखो हमारी ना 3 लिस्ट होती हैं, स्टेट, सेंट्रल एंड कॉन्करेंट। अब स्टेट में कौन होता है, कौन सारे काम करेगा, फाइनेंशियल फंड्स कौन देखेगा, जजमेंट कौन देगा, तो वो स्टेट देगा। सेंट्रल में सेंट्रल गवर्नमेंट देती है, कॉन्करेंट में दोनों रिकमेंडेशन दोनों के पास जुडिशियल पावर होती है, दोनों को फंड देना होता है। तो हमें एजुकेशन को किसके अंदर लेके आना है, तो इसमें क्या रिकमेंडेशन दी गई कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन होगी हमारी एजुकेशन की, ये जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, किसकी, सेंट्रल गवर्नमेंट की भी और स्टेट गवर्नमेंट की भी। ठीक है, तो ये कौन सी लिस्ट में आ गया अब एजुकेशन, हमारी कॉन्करेंट लिस्ट में। कॉन्करेंट लिस्ट समझ गए आप, जिसके अंदर जुडिशियल पावर दोनों की हो, स्टेट भी काम कर सकता है और सेंटर भी काम कर सकता है। The policies of higher education should be decided by the central government, whereas state government should organize higher education in the state accordance with the policies laid down the central government। क्या समझे कि जो भी पॉलिसीज है हायर एजुकेशन की वो सेंट्रल गवर्नमेंट बना रही है, और जबकि स्टेट गवर्नमेंट को भी ऑर्गेनाइज करना चाहिए कि अपने स्टेट के अकॉर्डिंगली कि वो कैसे पॉलिसीज को अपने स्टेट में इम्प्लांट कराए और उन पॉलिसीज को बढ़ावा देने की कोशिश करे अपने स्टेट वाइज। Different committee should be formed on a regular basis in every university. Their rights, duty should be clearly defined। हर एक यूनिवर्सिटी में एक कमेटी भी होगी, ठीक है, और वो रेगुलर बेसिस पे बनाई जाएंगी। ऐसा नहीं है कि आपने एक बार कमेटी बनाई, वही कमेटी सालों साल काम कर रही है। उस कमेटी के मेंबर कैसे इलेक्ट होंगे, कौन कौन कमेटी का मेंबर रहेगा, तो ये सारी चीजें रेगुलर बेसिस पे होंगी, और उनके राइट्स और ड्यूटीज भी उन्हें बताए जाएंगे कि आप क्या कर सकते हो, आपके पास फला फला राइट है और आपकी ड्यूटीज क्या है, आपके कर्तव्य जो मैंडेटरी है वो क्या है। The financial burden of higher education should be jointly borne by the central and the state government। ये भी मैंने आपको अभी बता दिया कि कॉन्करेंट लिस्ट में आने के बाद फाइनेंसेस का भी पूरा ब्यौरा दोनों के पास रहेगा, दोनों ही बर्डन लेंगे।
Grant should be given to university colleges to organize building, construction, laboratory, library, reading rooms, games and sports. मतलब जो भी ग्रांट प्रोवाइड होगी किसी भी यूनिवर्सिटीज को उसके अंदर वो अपनी बिल्डिंग बनाएगा, लेबोरेटरी बनाएगा, लाइब्रेरी बनाएगा, रीडिंग रूम बनाएगा और गेम्स वगैरह स्पोर्ट्स के लिए भी पूरी फैसिलिटीज प्रोवाइड करेंगे. University Grant Commission in place of University Grant Committee should be established to bring about uniformity of work universities and to provide grant to university and colleges. पहले कमेटी होती थी, अब यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन है. तो उससे भी क्या होगा कि हर एक यूनिवर्सिटी को कैसे ग्रांट मिलेगी और यूनिफॉर्मिटी बनाए रखनी है कि एक रूपता बनाए रखेंगे कि हम फलानी यूनिवर्सिटी को इस टाइम पे ये ग्रांट देंगे, इस चीज के लिए देंगे और ऐसे प्रोवाइड होगी. ऑर्गेनाइजेशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ यूनिवर्सिटी एजुकेशन, क्या संगठन रहेगा, कैसे आप चीजें संगठित करोगे और संरचना इंफ्रास्ट्रक्चर क्या रहेगी. हायर एजुकेशन शुड बी ऑर्गेनाइज्ड एट 3 लेवल्स. 3 लेवल पे बात होगी, अभी भी यही होती है कि देखो हमें पता है 10th हम क्या करते हैं, क्लास 1 to 12th करते हैं फॉर्मल एजुकेशन में, उसके बाद ग्रेजुएशन होती है, उसके बाद हमारी पीजी पोस्ट ग्रेजुएशन होती है एंड आफ्टर दैट हमारे पास रिसर्च होता है. The curriculum for graduation should be of 3 years, of post graduation of 2 years and the minimum duration of research work should be of 2 years. क्या कह रहे हैं, ग्रेजुएशन 3 साल की होगी, पीजी 3 साल की होगी और जो रिसर्च है मिनिमम 2 साल की होगी. उसके बाद हमें पता है कि 5 साल तक तो चली जाती है और उसके जस्ट बाद बच्चे अपनी एक्सटेंशन भी ले सकते हैं. हायर एजुकेशन शुड बी ग्रुप्ड इनटू 3 कैटेगरी. 3 कैटेगरियों में बांट दिया गया हायर एजुकेशन को. ये भी मैंने आपको शुरू में बताया, साइंस, ह्यूमैनिटीज एंड कॉमर्स. ठीक है, हाँ, और इसको ऐसे भी आपको मिलेगा आर्ट, साइंस और वोकेशनल और टेक्निकल. कॉमर्स को टेक्निकल या वोकेशनल भी बोला जाता है. सेपरेट द डिपार्टमेंट शुड बी ओपन इन द यूनिवर्सिटी ऑफ आर्ट साइंस. हर एक मतलब अगर साइंस वाले बच्चों से स्ट्रीम से डील कर रहे हैं तो उसके लिए डिपार्टमेंट अलग होगा, कॉमर्स वालों का अलग होगा और ह्यूमैनिटीज वालों का अलग होगा. फॉर द हायर एजुकेशन ऑफ विलेज और रूरल यूनिवर्सिटी भी बनाई जाएंगी और उससे एफिलेटेड कॉलेज भी बनाए जाएंगे. जैसे आपने पता होगा आपको कि हर जगह यूनिवर्सिटीज नहीं होती, कॉलेजेस होते हैं. जैसे मैंने हिंदू कॉलेज से की तो दैट हिंदू कॉलेज इज एफिलेटेड बाय MDU टीकाराम. दैट कॉलेज इज एफिलेटेड बाय फला यूनिवर्सिटी. CRSU से है, कोई MDU से है, कोई डी क्रस्ट से है. तो ऐसे रूरल एरियाज पे यूनिवर्सिटी अगर नहीं है तो कॉलेजेस बनाए जाएंगे जो एक मेन यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड होंगे. इंडिपेंडेंट एफिलेटेड कॉलेज शुड बी एस्टेब्लिश्ड फॉर एग्रीकल्चर. एग्रीकल्चर हो गया, कॉमर्स हो गया, इंजीनियरिंग होगी, टेक्नोलॉजी होगी, मेडिकल एंड टीचर ट्रेनिंग, इनके लिए कॉलेज अलग से होंगे. नेक्स्ट है फैकल्टी इन यूनिवर्सिटी. अब कैसे टीचर्स अपॉइंट किए जाएंगे, पे स्केल क्या रहेगा, क्या राइट्स रहेंगे टीचर्स के. द यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन emphasizes that teacher play a vital role in education system, therefore adequate facility and required qualification are necessary to discharge many type of duty. अगर कॉलेज यूनिवर्सिटी की 100 ड्यूटीज हैं तो वो डिपेंड करेगा कि टीचर की क्वालिफिकेशन क्या है, उसके पास उसकी नेसेसिटीज क्या हैं, कि क्या क्या चीजें बिल्कुल जरूरी हैं जो डिस्ट्रीब्यूट की जाए. द यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन रिकमेंडेड दैट प्रॉपर केयर शुड बी टेकन इन द सिलेक्शन प्रोसीजर. जैसे ही टीचर को सेलेक्ट करोगे उसके लिए एक प्रॉपर केयर रखी जाएगी कि कब वो प्रोफेसर है, कब वो रीडर है, कब उसे लेक्चरर बोला गया है और कब तक वो इंस्ट्रक्टर है. उसी के अकॉर्डिंगली उसे सैलरी भी प्रोवाइड होगी. ईच यूनिवर्सिटी शुड बी सम रिसर्च फेलो. सारी यूनिवर्सिटीज में कुछ रिसर्च फेलो होंगे. एंड बिसाइड दीज रूल रिगार्डिंग प्रोविडेंट फंड, उन्हें भी फंड प्रोवाइड होगा, लीव्स प्रोवाइड होंगे, आवर्स ऑफ वर्क प्रोवाइडेड होंगे. जैसे आपने देखा होगा JRF के बारे में सुना, आपने सुना होगा JRF जूनियर रिसर्च फेलोशिप. तो वहां पे जो रिसर्च स्कॉलर होते हैं उन्हें एक अमाउंट प्रोवाइड किया जाता है रिसर्च करने के लिए. स्टैंडर्ड ऑफ टीचिंग. द मोस्ट इंपॉर्टेंट ड्यूटी ऑफ यूनिवर्सिटी इज टू मेंटेन द हाईएस्ट स्टैंडर्ड ऑफ इट्स टीचिंग. सब को अपनी टीचिंग को इम्प्रूव करना पड़ेगा और उन इम्प्रूव करने के लिए कुछ रिकमेंडेशन बताए हैं. The standard of admission to the university course should be correspondent to that present intermediate examination, that is after 12th. मतलब किसी कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए आपको इंटरमीडिएट कॉलेज करना पड़ेगा. या तो देखो आपने सुना होगा यूपी वगैरह में या यहाँ बिहार साइड की इंटर कॉलेजेस होते हैं जिसके अंदर जो 11th और 12th है वो जस्ट आफ्टर 10th के बाद उन्हें कॉलेज जाने से पहले ये इंटरमीडिएट करना पड़ता है. इसे इंटर बोला जाता था.
कि यू जस्ट इंटर इनटू द कॉलेज, दैट इन ईच प्रोविंस अ लार्ज नंबर ऑफ वेल इक्विप्ड एंड वेल स्टाफ्ड इंटरमीडिएट कॉलेजेस बनाए गए जहाँ पे 11th और 12th कराई जाती थी, ठीक है। कहीं पे 9 to 11th है, कहीं पे 11th to 12th है। दैट इन ऑर्डर टू डाइवर्ट स्टूडेंट टू द डिफरेंट वोकेशन, 11वीं जब 10 या 12 साल के हों बच्चे तभी उन्हें ऑक्यूपेशनल चीजें बता दी जाएं और उनसे डिसाइड कराया जाए कि क्या चीजें आप लेना चाहते हो आगे जाके। अ नंबर ऑफ वर्किंग डेज क्या कर दिए थे, मिनिमम 180 कर दिए थे, एक्सक्लूडिंग ऑफ एग्जामिनेशन, इसमें एग्जामिनेशन इंक्लूड नहीं है, मतलब 180 दिन तो बच्चों को जाना ही जाना है। The lecture should be carefully planned and should be supplemented by tutorials, library work and written work. जो लेक्चर्स हैं वो अच्छे से प्लान किया जाएंगे कि कब बच्चों को लाइब्रेरी लेके जाना है, कब बच्चों को रिटर्न वर्क कराना है और कब सिर्फ उन्हें ट्यूटोरियल प्रोवाइड करने, जैसे मैं आपको ट्यूटोरियल प्रोवाइड कर रही हूँ। देयर शुड बी अ नो प्रिस्क्राइब टेक्स्ट बुक, मतलब किसी कोर्स ऑफ स्टडी के लिए कोई टेक्स्ट बुक नहीं होंगी। आप ये सोचोगे कि मैम टेक्स्ट बुक क्यों नहीं होंगी, टेक्स्ट बुक ना होने का रीजन ये है कि जो बच्चे हैं ज्यादा से ज्यादा एनवायरमेंट में जाएं, चीजें खोजें और सिर्फ एक जगह बाउंड होके ना रहे, एक्स्ट्रा नॉलेज भी गेन करें। सेमिनार ऑर्गेनाइज कराए जाएंगे टाइम टू टाइम एंड डेवलपमेंट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट एंड रिसर्च स्टूडेंट, जो हमारे पीजी स्टूडेंट्स हैं और रिसर्च फेलोशिप हैं उनके लिए, रिसर्च स्टूडेंट हैं उनके लिए टाइम टाइम पे सेमिनार भी कंडक्ट कराए जाएंगे। हाँ, नेक्स्ट है कि पास परसेंटेज शुड बी इम्प्रूव्ड, मिनिमम जैसे हमारी 33% रहती थी वो 40% हो गई है एंड मार्क जो है सेकंड डिवीजन के लिए 55% लेने जरूरी है और फर्स्ट डिवीजन के लिए 70% मिनिमम मार्क्स चाहिए। अब आती है प्रोफेशनल एजुकेशन। द यूनिवर्सिटी एजुकेशन हैज सम रिकमेंडेशन रिगार्डिंग प्रोफेशनल एजुकेशन, 6 एस्पेक्ट पे बात की है। फर्स्ट एग्रीकल्चर, कॉमर्स, इंजीनियरिंग, एजुकेशन फॉर लॉ, मेडिकल एंड टीचर एजुकेशन, ये आपके शॉर्ट में भी आ सकता है। फर्स्ट हमारा एग्रीकल्चर। Since India an agriculture country, we all know that agriculture education should be recognized a major and national issue. जो कृषि है, हम कृषि प्रधान देश हैं तो हमारे राष्ट्र के सबसे बड़े मुद्दे भी कृषि पे निर्धारित हैं। The commission gave the following suggestion, क्या दिए हैं? Agriculture education should given a rural setting so that it may include experiences and agriculture life. क्या कह रहे हैं कि जो एग्रीकल्चर कॉलेजेस होने चाहिए वो एग्रीकल्चर के आसपास ही बीच में ही स्थापित हों, जिससे बच्चे एक्सपीरियंसेस भी ले सकें। जैसे आपने देखा होगा कि बच्चे बीएड या डीएलएड के स्कूल ज्यादातर के कॉलेजेस ज्यादातर स्कूल्स के अंडर होते हैं, क्यों? क्योंकि वो एक्सपीरियंसेस ले सकें। ऐसे ही बोला गया है एग्रीकल्चर के भी काम पे हो, एग्रीकल्चर के बीचों बीच ही हो, जिससे बच्चे वहां से भी एग्रीकल्चर का एक्सपीरियंस ले सकें। सेकेंड थिंग, आपने देखा होगा कि जब इंटर्नशिप पे जाते हैं नर्सेज हो गए, डॉक्टर्स हो गए, तो वो भी ज्यादातर हॉस्पिटल, उनके कॉलेजेस हॉस्पिटल के बिल्कुल पास होते हैं या वहाँ पे भी हॉस्पिटल फैसिलिटीज प्रोवाइडेड होते हैं जहाँ पे वो पढ़ाई कर रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें लाइव एक्सपीरियंसेस मिलते रहते हैं। कोई कॉम्प्लिकेटेड केस आ गया, कोई ऐसी चीज आ गई तो बच्चों को हम एक्सपीरियंस करा सकते हैं। The curriculum of agriculture education for graduation level should be 3 years, but it should be a 4 years if animal husbandry is included. जो एग्रीकल्चर का है करिकुलम 3 साल का ही होगा, बट अगर बच्चा एनिमल हस्बेंड्री पे पढ़ रहा है तो वो 4 साल का हो जाएगा। द कंडीशन ऑफ एग्जिस्टिंग एग्रीकल्चर कॉलेजेस शुड बी इम्प्रूव, जिस भी स्थिति में अभी एग्रीकल्चर स्कूल्स हैं उन्हें इम्प्रूव किया जाएगा। न्यू एग्रीकल्चर कॉलेजेस एस्टैब्लिश किए जाएंगे। और अभी मैंने आपको कहा कि कहाँ पे इन एग्रीकल्चर कॉलेजेस को होना बोला गया है कि जहाँ पे ज्यादा से ज्यादा खेती बाड़ी होती हो, तो जो बच्चे हैं लाइव एक्सपीरियंसेस गेन कर सके, तो ऐसे ही रूरल एरियाज में कॉलेजेस ज्यादा खुलवाए जाएंगे। रिसर्च इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर शुड बी ऑर्गेनाइज इन एग्रीकल्चर रूरल यूनिवर्सिटी ओनली। रिसर्च के लिए बच्चों को रूरल एरिया पे ही भेजा जाएगा। अब सेकेंड आती है हमारा कॉमर्स एजुकेशन। द कमीशन गेव द फॉलोइंग, क्या रिकमेंडेशन थे? कॉमर्स एजुकेशन एट द ग्रेजुएशन लेवल में बी ऑर्गेनाइज्ड इन अ कॉलेज, सेपरेट कॉमर्स कॉलेज भी एस्टेब्लिश किए जाएंगे। जनरल नॉलेज सबको दी जाएगी, बैंकिंग हो, इंश्योरेंस हो, अकाउंटेंसी की, कि जिससे क्या कर सके बच्चे, जनरल नॉलेज जो प्रोवाइड की जाएगी बच्चों को शुरू के 2 साल में यही प्रोवाइड की जाएगी और 3rd साल में कंपलसरी होगा कि वो किसी कंपनी या इंटर्नशिप के लिए, अप्रेंटिस के लिए किसी कंपनी में जाए और नॉलेज गेन करे। Education in commerce at a post graduation level should be organized only in the university and commerce colleges. क्या कह रहे हैं कि यूनिवर्सिटी या कॉमर्स कॉलेजेस के अंदर ऑर्गेनाइज कराई जाएंगी क्या? हमारे एजुकेशन प्रोग्राम्स।
प्रैक्टिकल नॉलेज रादर द थ्योरी, मोर एम्फेसिस एट द पोस्ट ग्रेजुएट लेवल। जब बच्चा पीजी पोस्ट ग्रेजुएट पे आ जाएगा तो बच्चों को थ्योरी से ज्यादा प्रैक्टिकल पे ध्यान दिया जाए। एंड इन पोस्ट ग्रेजुएशन क्लासेस ऑफ कॉमर्स ओनली कॉमर्स स्टूडेंट शुड बी द स्पेशल एबिलिटी शुड बी गिवन एडमिशन। ऑब्वियस है कि पीजी में कौन जा सकता है, अगर एमए कौन कर सकता है, हमें पता है जिसने बीए की हो। एमएससी कौन कर पाएगा, जिसने बीएससी की हो। तो जो हमारे बच्चे जिन्होंने बीकॉम कर ली है ग्रेजुएशन में, वही हमारे पोस्ट ग्रेजुएशन में जाएं। देन आता है इंजीनियरिंग एंड टेक्निकल एजुकेशन। द कमीशन सजेस्ट दैट द नंबर ऑफ इंजीनियरिंग स्कूल्स एंड कॉलेजेस शुड बी इंक्रीज्ड, कि हमारे जो नंबर ऑफ स्कूल हैं, कॉलेजेस हैं, वो बढ़ा दिए जाए इंजीनियरिंग के। एग्जिस्टिंग इन इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट शुड बी रिगार्डेड एज अ नेशनल एसेट, और जो भी हमारे इंजीनियरिंग के या टेक्नोलॉजी के कॉलेज हैं उन्हें जो है देश की संपत्ति माना जाएगा। और द स्टेप शुड बी टेकन टू इम्प्रूव देयर यूजफुलनेस, और उनकी प्रायोगिता को देखते हुए उनकी उपयोगिता में सुधार लाने की कोशिश की जाएगी। करिकुलम ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्निकल कॉलेजेस शुड बी मेड एक्सटेंसिव। एक्सटेंसिव का मतलब ज्यादा व्यापक बनाया गया। यहाँ के बारे में नहीं सीखना, और भी बहुत सारी चीजें सीख। ओनली द एबल एंड कॉम्पिटेंट स्टूडेंट शुड बी सिलेक्टेड फॉर पोस्ट ग्रेजुएट। जो अच्छे से काम कर रहे हैं उनको ही हमारे पोस्ट ग्रेजुएट में भेजा जाएगा, और इनमें जो अच्छा काम कर रहे हैं उन्हें रिसर्च वर्क में भेजा जाएगा, चाहे वो वोकेशनल हो या टेक्निकल एजुकेशन। यस, इंजीनियरिंग एंड टेक्निकल कॉलेज शुड बी एफिलेटेड अंडर द कंट्रोल ऑफ यूनिवर्सिटी। कॉलेजेस कंट्रोल नहीं करेंगे उन्हें, यूनिवर्सिटीज कंट्रोल करेंगी, उनका एडमिनिस्ट्रेशन भी यूनिवर्सिटीज देखेंगी। डिफरेंट टाइप ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्निकल कॉलेज शुड बी एस्टैब्लिश अकॉर्डिंग टू द डिमांड। जैसे इंडस्ट्री अब बढ़ रही है, उस इंडस्ट्री के अकॉर्डिंगली आप क्या करोगे, आप वैसे ही इंजीनियरिंग कॉलेज या कॉमर्स कॉलेज को एस्टैब्लिश करते जाओगे। नेक्स्ट आता है एजुकेशन फॉर लॉ। द कमीशन सजेस्टेड दैट द लीगल एजुकेशन शुड बी थॉरोली रिकॉग्नाइज्ड, ब्रिंग यूनिफॉर्मिटी टू सेट अप द टीचिंग ऑफ लॉ इन द कंट्री। भारत में कानून की व्यवस्था को बताने के लिए, समझाने के लिए शिक्षा व्यवस्था में उसे लाने की जरूरत, तो ज्यादा से ज्यादा लॉ को भी प्रमोट करेंगे। द टीचिंग ऑफ लॉ शुड बी पैटर्न ऑफ टीचिंग ऑफ सब्जेक्ट एट यूनिवर्सिटी लेवल। जैसे विश्वविद्यालयों में अन्य विषयों की पढ़ाई की जाती है, वैसे ही लॉ को भी पढ़ाया जाएगा। The undergraduate course in the law should be a 3 years. In the third practical training should be imparted. 3 साल का होगा यूजी कोर्स इनका, और थर्ड ईयर में उन्हें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। रिसर्च शुड बी इनकरेज्ड। कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, इंटरनेशनल लॉ, हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ, जो हमारी लॉ की पढ़ाई है वो ऐसे पढ़ाई जानी चाहिए कि किसी को सबसे पहले तो डिफरेंशिएट ना करे और डिस्क्रिमिनेशन ना करे, और इसके साथ साथ कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ भारत के क्या कानून है, इंटरनेशनल क्या कानून है, हिंदू लॉ क्या है, मुस्लिम लॉ क्या है, इनके बारे में पढ़ाया जाएगा। द मिनिमम क्वालिफिकेशन ऑफ एडमिशन शुड बी ग्रेजुएशन। अगर आप लॉ में जाना चाहते हो, आप 3 साल का लॉ भी कोर्स करना चाहते हो, तो उससे पहले आपको ग्रेजुएशन करनी पड़ेगी। देन आती है मेडिकल एजुकेशन। द कमीशन रिकमेंडेड दैट द मैक्सिमम नंबर ऑफ एडमिशन टू द मेडिकल कॉलेज शुड बी 100। 100 बच्चों का एडमिशन ही दे सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं ले सकते। All departments of study which require hospital facility should be located in a single campus. अभी मैंने आपको कहा था जहाँ पे हॉस्पिटल फैसिलिटी होंगी उसी कैंपस के अंदर कॉलेज होगा। There should be 10 हॉस्पिटल बेड होने चाहिए पर स्टूडेंट के लिए। एक स्टूडेंट 10 हॉस्पिटल बेड को देख रेख कर पाएगा। 3-year degree courses of the medical education beside 12 to 15 month of internship। 3 साल का तो करना ही है, 12 से 15 मंथ की इंटर्नशिप भी करनी पड़ेगी, और जो अच्छा कर रहा है उन्हें अवार्ड भी किया जाएगा। द पोस्ट ग्रेजुएट एजुकेशन शुड बी ऑर्गेनाइज्ड इन हाई लेवल मेडिकल कॉलेज। पीजी जो कराना है वो हाई लेवल के मेडिकल कॉलेजेस में ही कराना है। रिसर्च भी ऑर्गेनाइज करनी है। द जनरल नॉलेज ऑफ द एंशिएंट आयुर्वेदा सिस्टम इंक्लूड इन द करिकुलम। करिकुलम में जो पुरानी आयुर्वेदीय सिस्टम थे उसके बारे में बात की जाएगी। नेक्स्ट आता है टीचर ट्रेनिंग। टीचर ट्रेनिंग डिपार्टमेंट शुड बी ओपन इन द यूनिवर्सिटी फॉर द ट्रेनिंग ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन स्कूल टीचर्स। जो हमारे स्कूल टीचर्स हैं, सेकेंडरी लेवल पे हैं, उनकी भी ट्रेनिंग करानी है। बिसाइड्स एफिलिएटेड टीचर इन ट्रेनिंग कॉलेजेस शुड बी एस्टैब्लिश। जैसे महाविद्यालयों में शिक्षा दी जाती है उसी के संबंधित हमें सेकेंडरी एजुकेशन टीचर्स को भी देनी पड़ेगी। अनट्रेन्ड एक्सपीरियंस टीचर शुड बी गिवन प्रेफरेंस इन द टीचर ट्रेनिंग कॉलेज। जो हमारे अनट्रेन्ड टीचर हैं उनको हमारे टीचर ट्रेनिंग में जाके ट्रेनिंग कराई जाएगी। In the teacher training program, equal emphasis should be given on theoretical as well as practical. जितना हमारा theoretical का रहेगा उतना ही हमें practical knowledge को भी अहमियत देनी है। 12 week teaching practice should be compulsory. 12 हफ्तों की teaching practice तो बच्चों को करनी ही पड़ेगी।
इसके बाद ओनली दैट कैंडिडेट शुड बी एडमिटेड इन एमएड हु हैज टॉट फॉर सम इयर्स आफ्टर बीएड, उन्हें ही एमएड में लाया जाएगा जिसने कुछ सालों तक बीएड के बाद पढ़ाया हुआ है। नेक्स्ट इज रूरल यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस। अब ग्रामीण विश्वविद्यालयों और कॉलेजेस के बारे में क्या बात हुई है। फॉर द पर्पज ऑफ रूरल एजुकेशन देयर शुड बी एस्टैब्लिश्ड रूरल यूनिवर्सिटीज एंड रूरल एरियाज, जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र हैं उनमें रूरल कॉलेजेस भी खोलो और यूनिवर्सिटीज भी खोलो। दूसरा, अ रूरल कॉलेज शुड हैव द स्ट्रेंथ ऑफ नॉट मोर देन 300, 300 से ज्यादा बच्चे नहीं रखने अपने रूरल कॉलेज में। स्ट्रेंथ ऑफ रूरल यूनिवर्सिटी में 2500 से ज्यादा नहीं रखने, और जो रूरल यूनिवर्सिटीज बनेगी उनसे एफिलेटेड कॉलेज का भी निर्माण हम कर सकते हैं। A separate teacher should be appointed with each rural university and its affiliated college, but the laboratory, library, hospital, sports ground for them should be organized one and the same place. क्या कह रहे हैं कि अलग अलग यूनिवर्सिटीज, अलग अलग कॉलेजेस के लिए अलग अलग टीचर्स अपॉइंट होंगे, बट जैसे लाइब्रेरीज वगैरह के होंगे, लेबोरेटरीज के लिए होंगे, एक समय पे एक जगह पे एक आदमी रह सकता है। मान लो एक आदमी अपॉइंट कर लिया है तो वो कुछ समय के लिए यहाँ रहेगा, कुछ समय के लिए उस दूसरे कॉलेज में भी रह सकता है। The aim of rural universities should be to provide general education to the student beside making them aware about the problem of rural area, the way to mean the solve them. बच्चों को रूरल एरियाज में इस प्रकार से पढ़ाया जाएगा कि उन्हें अपने रूरल एरिया की प्रॉब्लम को समझे और उसको हटा सके। रिसर्च फैसिलिटीज शुड बी ऑर्गेनाइज्ड इन रूरल यूनिवर्सिटीज। रिसर्च देखो हर जगह देनी है, रूरल में भी देना है, अर्बन में भी देना है। नेक्स्ट बात आती है रिलीजियस एजुकेशन एंड मॉरल एजुकेशन। मॉरल एजुकेशन और रिलीजियस एजुकेशन से मोरालिटी बढ़ेगी, वर्च्यूज बढ़ेंगे, रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बनेंगे और अच्छे हम संसार का अच्छा निर्माण कर सकते हैं। The Commission logically and emphatically stated that though India is a secular country, हम धर्मनिरपेक्ष देश हैं, but this doesn't mean that religious education should not be imparted to the student. इसका मतलब ये भी नहीं है कि हम धार्मिक शिक्षा ना दें। It further stated that our constitution accords equally status to every religion, therefore education of every religion should be imparted. जैसे हम सेक्युलर है तो हम एक धर्म को मानते हैं तो हमें हर एक धर्म की एजुकेशन भी प्रोवाइड करनी है। All educational institutions start work with a few minutes of silent meditation. सारे यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस को कुछ मिनट का मौन भी धारण करवाना चाहिए। That is the first year of degree courses live with great religious leaders. अलग अलग रिलीजियस लीडर्स के बारे में बात होगी, जैसे गौतम बुद्धा, कॉन्फ्यूशियस, ज़ोरास्टर, सोक्रेट्स, जीसस, शंकर, रामानुज, माधव, मोहम्मद, कबीर, नानक, गांधी, इन सब के बारे में भी पढ़ाया जाना चाहिए। That in the second year of degree that some selection of universal character, उनकी स्क्रिप्ट के बारे में बताएंगे जो सेलेक्टेड कैरेक्टर है। The central problem of philosophy of religion may be considered, धर्म की जो केंद्रीय समस्याएं हैं उन पे ध्यान दिया जाएगा, यह केंद्रीय व्यू पॉइंट है। There should be a separate religious curriculum for the primary, secondary and undergraduate level, और सबके लिए रिलीजियस करिकुलम अलग होगा कि प्राइमरी लेवल का अलग, सेकेंडरी लेवल का अलग और हमारा अंडर ग्रेजुएट अलग। देन आता है सिस्टम ऑफ एग्जामिनेशन। अब बात की जा रही है किसकी, सिस्टम ऑफ एजुकेशन की, परीक्षा प्रणाली की। द कमीशन ऑब्जर्व्ड दैट द एग्जिस्टिंग यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन वर फुल ऑफ डिफेक्ट्स, बहुत सारे डिफेक्ट है, दोष भरे पड़े हैं। द एग्जामिनेशन वर गियर्ड टू टेस्ट मेमोरी ओनली, ये देखा जाता है कि यहाँ कितना भरा हुआ है, पूरे साल कितना भरा और पेपर में कितना निकाल दिया। दे वर बेस्ड ऑन द चांस फैक्टर, दे वर नाइदर रिलायबल और नॉट वैलिड। चांस का है भाई, आज तुम्हारी तबियत ठीक थी, तुम सही से पेपर अटेम्प्ट कराए तो तुम बहुत अच्छे स्टूडेंट हो, बाई चांस तुम बीमार हो गया, कोई रीजन पड़ गया तो तुम अच्छे स्टूडेंट नहीं हो। ठीक है, क्या सजेशन दिए? द कमीशन सजेस्टेड दैट ऐसे टाइप एग्जामिनेशन शुड बी रिफॉर्म्ड एंड एट सेम टाइम ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जामिनेशन शुड बी इंट्रोड्यूस। ऐसे टाइप को हटा के हमें ऑब्जेक्टिव भी लाने हैं, रिफॉर्म्ड हटाना नहीं है, सॉरी, उसी में बदलाव लाने हैं। एग्जामिनेशन ऑफ प्रैक्टिकल भी जाएगा, एक्सपेरिमेंटल सब्जेक्ट का 3 टाइप के एग्जामिनेशन होंगे, दैट इज थ्योरी, प्रैक्टिकल एंड वाइवा वॉइस। आपने देखा होगा आपका वाइवा भी होता है, ऑरल होते हैं जो। यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन शुड बी हेल्ड एट द एंड ऑफ ईच ईयर ऑफ ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट लेवल एंड इट शुड बी कंपल्सरी फॉर द स्टूडेंट टू पास ईच ईयर सेपरेटली। हर एक साल के आखिर में पेपर होंगे और हर एक बच्चे की ये मैंडेटरी है कि वो हर साल अपने एग्जाम्स को पास करे। According to the University Education Commission, credit should be given for the classwork and 1/3 of marks allotted each subject should be reserved for work during the course.
मतलब अगर आपके 90 नंबर है तो 90 में से 30 नंबर आपने पूरे साल कैसा काम किया उस पर निर्भर करेंगे और 60 नंबर निर्भर करेंगे आप काम कैसा कर रहे हो। द स्टैंडर्ड ऑफ सक्सेस एट द वेरियस एग्जामिनेशन शुड बी यूनिफॉर्म एट ऑल यूनिवर्सिटीज। स्टैंडर्ड जो है सबका एक समान ही रहना चाहिए। ऐसा नहीं है कोई बहुत कम पढ़ा रहा है कि मान लो ग्रेजुएशन की में मैथ्स की ग्रेजुएशन करा रहे हैं, कोई तो अभी प्लस माइनस ही करा रहा है, कोई स्टैट पे जस्ट पहुंचा है या किसी ने फर्स्ट ईयर से ही स्टैट कराना शुरू कर दिया, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। द प्रैक्टिस ऑफ गिविंग ग्रेस मार्क्स शुड बी एबॉलिश्ड। जो ग्रेस दे दिए जाते हैं उनको खत्म कर दिया जाए। द डिवीजन शुड बी डिसाइडेड ऑन बेसिस ऑफ कंबाइंड मार्क्स ऑफ 3 ईयर। मतलब ऐसा नहीं है कि डिवीजन आप फर्स्ट ईयर में जैसे लाई हो वैसी लगेगी, नहीं। फर्स्ट ईयर में मार्क्स कैसे है, सेकंड ईयर में कैसे, थर्ड ईयर में कैसे, तीनों का जो मिक्सचर है उस पर निर्भर करेगा कि आप कैसा डिवीजन लेके आओगे। अगर टोटल ओवरऑल 70 आ रहे हैं तो आपको फर्स्ट डिवीजन मिल जाएगी, 55 टू 69 के बीच में आ रहे हैं तो आपको सेकंड डिवीजन मिलेगी और 40 से 54 के बीच में आपको थर्ड डिवीजन मिलेगी। देन बात की गई है विमेन्स एजुकेशन पे। इन द ओपिनियन ऑफ कमीशन 3 देयर कैन नॉट बी एजुकेटेड मैन विदाउट एजुकेटेड वुमेन। अगर आप महिलाओं को शिक्षित नहीं कर रहे हैं तो आप किसी भी पुरुष को शिक्षित नहीं कर सकते। If general education had been limited to men and women, opportunity should be given to women, for then it would be more surely passed on the next generation। कहा गया है कि जैसे हम पुरुषों को पढ़ाते हैं वैसे ही अगर हम महिलाओं को भी पढ़ाएं तो बहुत इजीली जो शिक्षा है वो पास कर दी जाएगी नेक्स्ट जनरेशन में। इट मेड फॉलोइंग रिकमेंडेशन। क्या रिकमेंडेशन थी? रिगार्डिंग द वुमेन एजुकेशन द कमीशन सजेस्टेड फॉर प्रोवाइडिंग सम फैसिलिटी टू द वुमेन यूनिवर्सिटी प्रोवाइडेड टू मेंस कॉलेज यूनिवर्सिटी। कुछ अच्छी फैसिलिटी सेम फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी जो मेंस को प्रोवाइड की जाती है वुमेन्स को भी। द करिकुलम ऑफ वीमेन एजुकेशन शुड बी इंक्लूड होम मैनेजमेंट, होम इकोनॉमिक्स, न्यूट्रिशन, ये इंक्लूड किए जाएंगे। मेन एम क्या था कि उन्हें एक अच्छी हाउसवाइफ या अच्छी मदर बनाया जाए। देयर शुड बी अ को एजुकेशन एट हायर एजुकेशन लेवल, और जो पोस्ट ग्रेजुएट पे पहुंच गए को एजुकेशन रहेगी, बॉयज और गर्ल्स साथ पढ़ सकते हैं। अब बात आती है स्टूडेंट वेलफेयर एंड देयर एक्टिविटी। छात्र कल्याण क्या है और उनकी गतिविधियां क्या है। इस एजुकेशन ने ये बात की है कि हमें हर एक वो पॉसिबल एफर्ट करने हैं, चाहे वो फिजिकल है, मेंटल है, स्पिरिचुअल है, पावर स्टूडेंट। इट शुड बी क्लैरिफाई दैट एकेडमिक एक्टिविटी आर नॉट सफिशिएंट। ये सारी क्वालिटीज को डेवलप करने के लिए सिर्फ एकेडमिक से काम नहीं चलाया जा सकता, इनको बढ़ाने के लिए भी नेसेसिटीज हैं, तो उनके लिए कुछ वेलफेयर करना पड़ेगा। ऑल यूनिवर्सिटी मस्ट हैव हॉस्पिटल ऑन हेल्थ सर्विस। सबके पास अपने अपने हॉस्पिटल रहेंगे, अस्पताल रहेंगे और हेल्थ सर्विसेज भी प्रोवाइड की जाएंगी। सैनिटरी देखी जाएगी, कैंपस बिल्डिंग की, हॉस्टल्स की, डाइनिंग की, किचन की, ऑफ कैंपस की और रेजिडेंट एरिया की, कि आप वहाँ पे स्वच्छता का कैसा ध्यान रखते हो। आपने देखा होगा एक्रेडिटेशन के लिए हर कई साल बाद यूनिवर्सिटीज में देखा जाता है कि स्वच्छता कैसी है, चीजें कैसे, लैब कैसे है, टीचर कैसे है, तो वो इसीलिए होता है ग्रेड देने के लिए। फॉर गुड हेल्थ रिक्रिएशनल फैसिलिटी, अच्छी हेल्थ के लिए मनोरंजन भी होगा। सो दैट द प्रोग्राम ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज शुड बी अरेंज्ड इन यूनिवर्सिटी। शारीरिक अभ्यास कराने के प्रोग्राम होंगे। दे शुड बी इक्विप्ड विद द इक्विपमेंट, और इक्विपमेंट के साथ होंगे फिजिकल एजुकेशन, जिम्नाजियम, ये सारी चीजें भी होंगी। सोशल सर्विस शुड बी इंक्रेज्ड एंड शुड बी रिमेन कम्प्लीटली वॉलंटरी बेसिस पे। सोशल सर्विसेज को भी इंक्रेज किया जाएगा और ये वॉलंटरी बेसिस पे होगी। कोई बढ़ चढ़ के भाग लेना चाहता है तो ठीक है, नहीं लेना चाहता तो भी बर्डन नहीं है। द कमीशन रिकमेंडेड दैट इंट्रोडक्शन ऑफ नेशनल कैडेट कॉप फॉर स्टूडेंट इन कॉलेज एंड यूनिवर्सिटीज, जिसे आप एनसीसी बोलते हो, आपने एनसीसी और एनएसएस दोनों का नाम सुना होगा, शुड बी मेड टू अंडरगो 2 years कोर्स ऑफ फिजिकल एजुकेशन। फिजिकल एजुकेशन के अंडर होगा, ये 2 साल का कोर्स होगा। स्टूडेंट्स यूनियन शुड बी फॉर्म्ड इन द यूनिवर्सिटी, बच्चों की यूनियन बनाई जाएगी छात्रों की। स्टूडेंट शुड बी एजुकेटेड सेल्फ गवर्नेंस थ्रू ग्रुप एक्टिविटी, छात्र समूह के द्वारा स्वशासन की शिक्षा सीखेंगे। यूनियन शुड बी केप्ट अवे फ्रॉम द पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स से उसे दूर रखा जाएगा, राजनीति से। डीन ऑफ स्टूडेंट शुड बी अपॉइंटेड इन एवरी यूनिवर्सिटी, हर एक यूनिवर्सिटी में एक डीन भी होगा स्टूडेंट का। वन ईच ऑफ बॉय एंड वन ईच ऑफ गर्ल, एक लड़कों में से एक लड़कियों में से एक। दे विल बी रिस्पॉन्सिबल टू लुक आफ्टर द प्रॉब्लम, जो भी विद्यार्थियों की समस्याएं हैं उन पे ध्यान रखा जाएगा। स्कॉलरशिप अरेंज की जाएंगी जो पुअर बच्चे हैं। एडवाइजरी बॉडी ऑफ स्टूडेंट वेलफेयर भी बनाया जाएगा, जो हर एक यूनिवर्सिटी को में प्रिपेयर और इम्प्लांट किया जाएगा बच्चों के वेलफेयर के काम करने के लिए। इसके बाद है मीडियम।
हम बात करते हैं अब शिक्षा का माध्यम कैसा होना चाहिए। द कमीशन प्लेस्ड ग्रेट एम्फेसिस दैट अकॉर्डिंग टू द डिमांड ऑफ एन इंडिपेंडेंट कंट्री मीडियम ऑफ हायर एजुकेशन शुड बी रीजनल लैंग्वेजेस। तो जो उनकी मातृभाषा है उसी में पढ़ाई की जाए। दैट कुड बी अफेक्टेड ग्रेजुअली बट concomitantly also accepted that could be affected gradually। ये भी कहा गया है कि यह स्वीकार भी किया गया है बट इससे हम धीरे धीरे प्रभावित होंगे। द मीडियम ऑफ हायर एजुकेशन शुड बी अप्रूव्ड रीजनल लैंग्वेज में हो। फॉर दिस एफर्ट शुड बी बिगिन राइट नाउ। आज से मतलब जब से ये रिकमेंडेशन आई है तब से ये एफर्ट करने शुरू कर दिए जाए। इमीडिएट अरेंजमेंट शुड बी मेड टू प्रोवाइड एजुकेशन रीजनल लैंग्वेज, जो वहाँ की क्षेत्रीय भाषा है उसमें काम करना स्टार्ट हो और वैसे ही कैटेगरी बनाई जाए। Steps should be taken immediately to prepare scientific, technical and terminology in federal languages। देखो संघीय भाषा, वैज्ञानिक या तकनीकी भाषा है उनके लिए शब्द खोजे जाएं। So that education in art, science, vocational subject वो भी हमारी फेडरल लैंग्वेजेस में जो शिक्षा संघीय भाषा है उसमें दी जाए। जैसे हमने देखा होगा कि बहुत सारे केमिकल्स का नाम हिंदी में भी वही होता है, तो उसका रीजन यही है कि उनके जो सहायक शब्द थे वो उस भाषा में नहीं खोजे गए। All the federal language should be written in देवनागरी स्क्रिप्ट। सबको देवनागरी स्क्रिप्ट में लिखा जाएगा। देवनागरी में आपकी हिंदी भी आती है, संस्कृत भी आती है। The education of science and vocational technical subject is not possible to provide the federal language immediately, therefore the education may be continue English। जो नहीं दे सकते वो इंग्लिश में ही कंटिन्यू कर सकते हैं। मेरिट्स की बात करते हैं, क्या फायदे हुए। सबसे पहला फायदा यही था कि हमारी कॉन्करेंट लिस्ट में आ गई है। मैंने तुम्हें पहले ही बताया कि स्टेट और सेंट्रल होती है और जिस पे दोनों काम कर सकते हैं वो हमारी कॉन्करेंट होती है। फॉर्मेशन ऑफ यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, पहले कमेटी होती थी अब हमारा कमीशन आ गया है जो ज्यादा लुक आफ्टर करेगा और उसके साथ साथ ग्रांट्स भी हर एक कॉलेज को यूनिफॉर्मिटी के साथ प्रोवाइडेड होंगे। कंट्रोल ओवर द यूनिवर्सिटीज एंड एफिलिएटेड कॉलेजेस, हर एक यूनिवर्सिटी या हो या कॉलेजेस हो सबकी एक्रेडिटेशन की जाएगी जिससे सबको कंट्रोल में रखा गया है और इसमें अच्छे काम कराने के भी चांसेस इनहेंस होंगे। रिफॉर्म ऑफ टीचिंग स्टैंडर्ड, हमारे जो भी शिक्षा के मानक हैं उनको अपग्रेड किया गया है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ शिक्षा की बात की गई है, सैनिटाइजेशन की बात की गई है, ऑलराउंड डेवलपमेंट की बात की गई है, फिजिकल मेंटल इन सब की बात की है, यूनिफॉर्मिटी बनी है, तो स्टैंडर्ड इनहेंस हुए हैं। टीचर्स की कंडीशन, पे स्केल और उनके सर्विसेज पे ध्यान रखा गया है। 3-year डिग्री कोर्सेज एंड कंपल्सरी जनरल एजुकेशन, जो हमारी जनरल सामान्य शिक्षा है उसके लिए 3 साल कंपल्शन कर दिए गए हैं। प्रेफरेंस टू एबिलिटी एंड रिसर्च वर्क इन प्रमोशन, देखो इससे रिसर्च वर्क भी ज्यादा बढ़ेगा क्योंकि हम जिस फील्ड के हैं हम उसी फील्ड में रहकर कार्य कर रहे हैं। वेलफेयर प्रोग्राम बनाए गए हैं, स्टूडेंट्स के डीन बनाए गए हैं और लड़के लड़कियों दोनों के लिए काम किया गया है। प्रॉपर डायरेक्शन टू वोकेशनल एंड टेक्निकल एजुकेशन, क्योंकि उनके लिए अलग कॉलेजेस भी खोल दिए गए हैं जिन पे यूनिवर्सिटी कमांड कर रही है, तो वो भी प्रॉपर डायरेक्शन मिल गई है। क्रिएटिव सजेशन दिए कि यूनिवर्सिटी को रिफॉर्म करते जाएं। और अगर डीमेरिट्स की बात करूं, वाइड स्प्रेड एम बहुत ज्यादा लेके चले हैं तो उसको अचीव करने में या तो कह सकते हैं कि टाइम बहुत लगा होगा या टिल नाउ वो अचीव नहीं हुए हैं। कंपल्सरी रिलीजियस एजुकेशन, देखो रिलीजियस एजुकेशन को कंपल्शन कर दिया गया है, तो अगर किसी यूनिवर्सिटी में 10 रिलीजन के बंदे पढ़ते हैं तो उन सबके लिए रिलीजियस एजुकेशन अलग अलग होगी जो एक साथ इम्पार्ट नहीं की जा सकती। नो क्लियर कट सजेशन फॉर द मीडियम ऑफ एजुकेशन, मीडियम के लिए क्लियर कट नहीं बताया कि रीजनल लैंग्वेज क्या, हिंदी लेनी है, इंग्लिश लेनी है, पंजाबी लेनी है, उर्दू लेनी है और क्या सिस्टम रहेगा, 3 लैंग्वेज रहेगी, कैसे रहेगा। डिस्क्रिमिनेटरी पे स्केल फॉर टीचर की टीजीटी का अलग रहेगा, पीजीटी का अलग रहेगा, डिस्क्रिमिनेटरी है। उसके बाद भी उनके ये कहा ना कि जो ऐसा अच्छा काम करता है उसके हिसाब से उन्हें पे स्केल प्रोवाइड होगा। इम्प्रैक्टिकेबल सजेशन फॉर रूरल यूनिवर्सिटीज, कहा कि रूरल यूनिवर्सिटी में सब कुछ होंगे तो ऐसा नहीं हो सकता ना खेतों के बीच बीच यूनिवर्सिटी हो, आप उसमें टाइम पे भी पहुंचे और सारे काम भी आपके संपन्न हो जाए। नैरो एटीट्यूड टुवर्ड्स वुमेन एजुकेशन, बात की है वुमेन एजुकेशन की बट इतने फंड कहा है सेम रखो, कुछ ऐसे अपग्रेड करने के लिए अलग से स्पेशल काइंड ऑफ चीजें प्रोवाइड नहीं की गई हैं। इम्पैक्ट क्या रहा, in 53 UGC has formed, in 56 it will give an autonomous status to upliftment of higher education। पहले क्या थी, कमेटी थी, अब बाद में कमीशन आ गया, वो फॉर्म हुआ 1953 में और 1956 से वो ऑटोनोमस बन गई, मतलब अपने आप अपने स्वायत्ता मिल गई उसे, पूरी सारे कार्य कर सकते हैं। In 54 the government established a rural higher education committee and gave it responsibility to organize in rural education। रूरल हायर कमेटी बन गई जो रूरल एरिया में जितने कॉलेजेस स्कूल्स हैं
यूनिवर्सिटीज हैं उनके लुक आफ्टर करने के लिए। द इंडिपेंडेंट कॉलेज वर एस्टेब्लिश, एग्रीकल्चर हो गया, कॉमर्स हो गया, इंजीनियरिंग हो गया, मेडिकल हो गया, लॉ हो गया, इनके लिए अलग से कॉलेजेस बन गए। टीचर ट्रेनिंग हो गया। मोस्ट ऑफ यूनिवर्सिटी इंट्रोड्यूस 3 ईयर डिग्री कोर्सेज ले आए, 2 ईयर की पोस्ट ग्रेजुएशन और मिनिमम 2 ईयर का रिसर्च वर्क। एनसीसी का प्रमोशन हुआ स्कूल और कॉलेजेस में। द पे स्केल यूनिवर्सिटी की बड़ी और सेम कंडीशन पे रहते हुए टीचर्स की पे को रेज कर दिया गया। स्टूडेंट्स वेलफेयर प्रोग्राम बिगिन हो गए। तो आई होप आपको पूरा राधा कृष्णन कमीशन समझ आया होगा। मैंने पूरे राधा कृष्णन के टर्म ऑफ रेफरेंस क्या थी, क्या रिकमेंडेशन थी, किस किस बारे में बात की, उनके सब पॉइंट्स और उनके सब हेडिंग्स भी बताए हैं। इसके बाद मेरिट्स भी बताई है, डी मेरिट्स भी बताई हैं। अगर फिर भी आपकी कोई क्वेरी रह जाती है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हो। So it is all about our today's topic. Keep going, keep growing and keep learning, my dear students. And don't forget to hit the like button. Bye bye. Take care.